रूपाली, अक्षरा, शबीता, कीर्ति, मेघना और शेफाली 6 पक्की सहेलियां थी। इन सब की शादी पहले से ही हो चुकी थी, पर इन सब में से कोई कुंवारी थी तो वो थी शेफाली, जिसकी अब शादी होने जा रही थी। पांचों सहेलियों के ससुराल में शेफाली की शादी का कार्ड पहुंच चुका था और सारी की सारी शेफाली की शादी में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसे ही सारी सहेलियां कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कर रही थी कि तभी शेफाली बोलती है। सारी की सारी तैयारियां कर लो मेरी शादी में आने की। कम से कम मेरी शादी के बहाने तो हम सब मिल लेंगे, वरना तुम सबके तो बहाने ही खत्म नहीं होते अपने ससुराल वालों को लेके। बिल्कुल सही कह रही हो। शादी के बाद तो हम मिल ही नहीं पाई एक दूसरे से, नहीं तो कितना घुमा करते थे हम पहले। बिल्कुल यार, कुंवारे ही अच्छे थे। बहू बनने के बाद जिम्मेदारियों ने हम पर बोझ डाल दिया है। पर कोई बात नहीं, अब तो शेफाली की शादी है तो जरूर मिलेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यार देखो, सबके सब ना 2 दिन पहले ही आ जाना, ताकि शादी के साथ साथ ना हम थोड़ा टाइम भी एंजॉय कर पाए। टाइम तो स्पेंड कर लेंगे, पर तुम सबने अपनी अपनी सास से पूछा भी है शादी में जाने के लिए? अरे मेरी सास तो राजी हो गई है, मैंने अपने पति से भी बात कर ली है और मैं तो 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। बढ़िया है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बस ये कार्ड दिखा दिया था और फिर शेफाली की शादी है। मेरी सास तो बहुत खड़ूस है, पूछते हुए भी डर लग रहा है। बाजार तक तो अकेले जाने नहीं देती, पता नहीं शादी में आने देगी या नहीं। बिल्कुल यार, मेरे ससुराल में भी ना यही हाल है, और वैसे भी आना तो है ही, बिना आए थोड़ी ना रह पाएंगे। तुम पांचों की पांचों तो शादी करके बस अपने ससुराल वालों की होकर रह गई हो। मुझे नहीं पता, मुझे तुम पांचों अपनी शादी में चाहिए मतलब चाहिए। तुम लोग मेरी शादी में आओगे मतलब आओगे। अरे तू दिल छोटा मत कर, हम सब आएंगे। बिल्कुल, तेरी शादी में सबसे ज्यादा रंग तो हमने ही जमाना है। और तुझे टिप्स और ट्रिक भी तो बतानी है ना कि शादी के बाद क्या करना है और कैसे करना है। और नहीं तो क्या, तुझे 5-5 एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुझे। जिसके पास 5-5 शादीशुदा सहेलियां हो, एक्सपीरियंस की क्या ही कमी हो सकती है। तेरा पति और तेरे ससुराल वाले एकदम खुश रहेंगे तुझसे। बस बस, सारा ज्ञान यही फोन पर दोगी या फिर सच में आकर कुछ बोलोगी? इंतजार करूंगी मैं, समय पर आ जाना। ऐसे ही सारी सहेलियां आपस में बातचीत खत्म करती हैं और फोन को काट देती हैं और अपने अपने घर के कामों में लग जाती हैं। शेफाली के घर पर शादी की तैयारी खूब धूमधाम से चल रही थी, पर शेफाली को बस अपनी सहेलियों के आने का ही इंतजार था कि कब उसकी पांचों सहेलियां उसके शादी वाले घर में आएंगी। ऐसे ही पांचों सहेलियां अपने अपने ससुराल वालों को शादी में जाने के लिए मना लेती हैं और शेफाली की शादी की शॉपिंग में लग जाती हैं। रूपाली और शमिता का ससुराल पास पास ही था, इसलिए वो दोनों शेफाली की शादी की शॉपिंग साथ में ही करती हैं। दोनों सहेलियां शेफाली के लिए गिफ्ट खरीदते हुए बोलती हैं। अरे यार, शेफाली को क्या गिफ्ट दें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या दें ज्वेलरी में। उसके पास तो पहले से ही सारी चीजें आ जाएंगी और कपड़ों की भी उसके पास कोई कमी नहीं है। तो फिर दे तो क्या दें? तोहफा ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही रूपाली और उसका हस्बैंड दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाए। चलो तो फिर एक काम करते हैं, हम पांचों मिलकर शेफाली के लिए मनाली के हनीमून के टिकट्स करवा देते हैं। बिल्कुल सही यार, ऐसा ही करेंगे। हम पांचों मिलके खर्चा बांट लेंगे और उन दोनों को हनीमून का पैकेज भेज देंगे। बिल्कुल, एक न्यू मैरिड कपल के लिए हनीमून से अच्छा तोहफा भला क्या ही हो सकता है। बाकी सबसे भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ही बाकी शॉपिंग खत्म करने के बाद शमिता और रूपाली दोनों अपने अपने घर आ जाती हैं, जिसके बाद फिर से पांचों सहेलियां फोन पर बात करती हैं और पांचों सहेलियां शेफाली को हनीमून पर भेजने के लिए टिकट्स और बाकी खर्चा आपस में बांट लेती हैं। शेफाली के घर पर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी सहेलियां घर नहीं पहुंची थी और इस बात से शेफाली सबसे ज्यादा परेशान थी। अब जैसे ही शेफाली को हल्दी लगने वाली होती है, तभी शेफाली खुद से बोलती है। हल्दी लग रही है आज मेरी, पता नहीं है पांचों की पांचों कब आएंगी। जब मेरी डोली उठ रही होगी ना, तब आएंगी मुझे टाटा बाय बाय बोलने। इतने दिनों से बुला रही थी कि पहले आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आई। एक से भी बात नहीं करूंगी मैं। शेफाली इतना गुस्से में बोल ही रही थी कि तभी अक्षरा, शमिता, रूपाली, मेघना और कीर्ति पांचों की पांचों पीले रंग के कपड़े पहने शेफाली के घर पर एंट्री करती हैं और कीर्ति बोलती है। अरे बस बस, अब सब पे गुस्सा क्यों कर रही हो? आ गए ना हम सब। तेरी हल्दी की रस्म हमारे बिना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। हल्दी लगा लगा कर ना आज तुझे बहुत गोरा कर दूंगी। बस अब तू देखती जा कैसे तेरी शादी के फंक्शन को हम पांचों मिलकर एकदम यादगार बना देंगे। अरे ढोल बजाओ, गाने गाओ,
शेफाली की सहेली आई है, ढोल रुकना नहीं चाहिए। मेघा के इतना बोलते ही ढोल वाला दमदम ढोल बजाना शुरू करता है। शेफाली अपनी पांचों सहेलियों को देखकर बहुत खुश थी। बारी बारी उसकी पांचों सहेलियां शेफाली को हल्दी लगाती हैं और फिर जमकर नाच गाना करती हैं। शेफाली की शादीशुदा सहेलियों के आ जाने से शादी वाले घर में 4 चांद लग जाते हैं। साथ ही रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हल्दी की रस्म होने के बाद पांचों सहेलियां शेफाली के साथ उसके कमरे में बैठी थी, जहां पर वो उसे हनीमून की टिकट देते हुए बोलती हैं। ये लो शेफाली, हम पांचों की तरफ से ना एक छोटा सा तोहफा, ये तुम्हारी हनीमून का टिकट है, वो भी मनाली का। इसकी क्या जरूरत थी, तुम सब आ गई वही बहुत है। अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं हनीमून की टिकट देखकर। हमारे सामने भोली बनकर दिखा रही है। बिल्कुल सही बोल रही हो। हनीमून का नाम सुनते ही देखो तो कैसे गाल लाल हो गए हैं इसके। अरे बस भी करो, कितना सताओगे तुम उसे। अरे हम कहाँ सता रहे हैं इसको सताएगा इसका हस्बैंड। शर्म नहीं आती होगी ना अपनी दोस्त की टांग खींचते हुए। अरे जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। शर्म करे हमारे दुश्मन, हम तो ठहरे पक्के बेशरम। अरे मैं तो तेरे लिए एक अच्छी सी नाइटी लेकर आई हूँ, बहुत सेक्सी वाली है। अरे बिल्कुल, उसे पहनकर तू अपने पति के सामने गाना गाना। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, आई मैं आई, ले लो जी ले लो। फिर देखना तेरा पति कैसे इम्प्रेस हो जाता है। अरे यार देखो ना, कितने टाइम बाद हम सब ऐसे बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। सच में यार, शादी के बाद किसी के घर की बहू बनने के बाद जो जिम्मेदारियां सर पर आती है ना, उसके बाद तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को जैसे भूल ही जाते हैं। मैं तो सारा दिन बस सास ससुर की सेवा और घर का काम ही करती रहती हूँ। ठीक से फोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है यार। और आज कितने अच्छे से हम सब बात कर रहे हैं बैठकर। थैंक यू बोलो फिर मुझे, पांचों की पांचों मिलकर। क्योंकि अगर मेरी शादी ना होती तो हम सब ऐसे इकट्ठे ना होते, और फिर तो ऐसी बातें भी नहीं हो पाती। आज तो तेरी वजह से ही हम सभी इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन अब तेरी शादी भी हो जाएगी, तू भी किसी और के घर की बहू बन जाएगी, फिर हम सब कैसे मिला करेंगे। अरे यार तब की तब सोचेंगे ना, अभी तू शादी के मजे ले। और वैसे भी हम 6 के 6 मिल रहे हैं एक साथ। और वैसे भी तुम सबको तो पता ही होगा, शादीशुदा के बाद ना सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है और सबके तौर तरीके अलग होते हैं, इसलिए लाइफ है तो एंजॉय करो। ऐसे ही सारी सहेलियां खूब सारी मस्ती करती हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं। अब हल्दी की रस्म के बाद शेफाली की मेहंदी की रस्म होती है। नाच गाने के साथ सारी सहेलियां हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और खूब रंग जमाती हैं। शादीशुदा सहेलियों को शेफाली की शादी की बहुत ज्यादा खुशी थी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि अब न जाने फिर वो कब सब ऐसे मिलेंगे। हंसते खेलते आखिरकार शेफाली की शादी का दिन भी आ जाता है। नहा धोकर शेफाली अपने घर से पार्लर तैयार होने के लिए चली जाती है। उसकी पांचों सहेलियां भी उसके साथ पार्लर जाती हैं। काफी घंटे की मेहनत के बाद पार्लर वाली शेफाली को दुल्हन के जोड़े में तैयार कर देती है। अपनी सहेली को दुल्हन के लिबास में देखकर पांचों सहेलियों की आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। शेफाली यार वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू, तुझे किसी की नजर न लगे। सच में बहुत रूप चढ़ा है तुझे। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए शेफाली। बिल्कुल। अब एक चीज याद रखना शेफाली, हमेशा अब शादी के बाद तेरा जीवन पूरे तरीके से बदल जाएगा। अब तुझ पे बहुत सारी नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी। एक नया परिवार होगा, नए लोग होंगे। थोड़ी मुश्किल तो आएगी, लेकिन तू अच्छे से सब कुछ संभाल लेगी। हम सब किसी न किसी के घर की बहू हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितने लोगों की परमिशन लेनी पड़ी है, कितना कुछ करना पड़ा है, ये सब तो बस हम ही जानते हैं। कुंवारेपन की जिंदगी की ये मौज मस्ती ना, ये अचानक से जैसे कहीं पर खो जाती है। नए लोग, नया घर, सब कुछ नया हो जाता है। अपनी मर्जी से तो कहीं चलने को मिलता ही नहीं है। लेकिन तू सबसे घबराना मत, हम सब तेरे साथ हैं। तुझे जिंदगी के जिस भी मोड़ पर हमारी जरूरत होगी ना, हम भागे चले आएंगे। बस करो, अब विदाई से पहले ही रुला दोगी क्या मुझे? अरे रोना क्यों है, हंसते हंसते विदा करेंगे तुझे, बैंड बाजा बारात के साथ। और नहीं तो क्या। अरे मैं तो डीजे वालों को पहले ही गानों की लिस्ट दे दी थी। सैंडल टूट जाए लेकिन नाचना नहीं रुकेगा आज हमारा। ऐसे ही पांचों सहेलियां शेफाली को लेकर शादी के मंडप पर पहुंचती हैं, जहां पर सभी मेहमानों के साथ शमिता, मेघा, अक्षय और शेफाली और कीर्ति, पांचों के ससुराल वाले भी आए हुए होते हैं। बारी बारी करके सभी शेफाली से मिलते हैं और इसके बाद शेफाली की वरमाला की रस्म होती है। सभी लोग खूब जोर जोर से तालियां बजाते हैं। फिर बाकी विधि विधान को पूरा करके शेफाली की शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है। आखिरकार अब वक्त आता है विदाई का, जहाँ शेफाली
थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी मेघना बोलती है, नहीं नहीं, रोना नहीं बिल्कुल भी। अरे एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जाना है, अरे वो भी तो अपने ही है, फिर रोना किस बात का। बिल्कुल सही। और ससुराल से मायके और मायके से ससुराल आना जाना तो चलता रहता है। और तेरे एक ही नहीं बल्कि 6 मायके हैं। अपने मायके के अलावा हमारे घर भी आया करियो, वो भी तो तेरे मायके जैसा है ना। यार ये रोना धोना नहीं है, यहाँ पे जो तूने मेकअप करा है ना उसके पैसे ना सारे ऐसे ही धुल जाएंगे, इसलिए रो मत, हंस। अरे खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। हम सबको देखो कितनी खुश हैं, ऐसे ही तुम भी खुश रहो। तुम पांचों की बहुत याद आएगी मुझे, सच में। तुम पांचों ने यहाँ आकर मेरी शादी में 4 चांद लगा दिए। मैं अपनी शादी की ये खूबसूरत यादें कभी नहीं भूलूंगी। हम कभी भूलने भी नहीं देंगे। तुम भूल कर तो दिखाओ, शादी हो गई तो क्या हुआ, पीछे थोड़ी ना छुड़ा लोगी तुम हमसे। हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। तुम एक ही कुंवारी थी, लेकिन अब तुम भी शादीशुदा हो गई हो। अब तो मुकाबला बिल्कुल टक्कर का है। अरे अब बातें ही करती रहेगी या फिर उसे जाने भी देगी? विदाई में वैसे भी देरी हो चुकी है। चलो शिफाली, अब अपनी नई जिंदगी की तरफ एक नया कदम उठाओ। ऐसी शेफाली अपनी 5 शादीशुदा सहेलियों और बाकी सभी परिवार वालों के मिलने के बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद बाकी की 5 सहेलियां भी अपने ससुराल लौट आती हैं और अपने जीवन की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती हैं। अपने ससुराल में बैठी वो यही सोचती हैं कि आखिर अब कब मौका मिलेगा जब वो फिर से एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगी और समय बिताएंगी। अनुराधा की 2 बहुएं थी, बड़ी बहू पायल, छोटी बहू शुभी। अनुराधा अपनी छोटी बहू को बहुत पसंद करती थी और उसकी कही हुई सारी बातें मान लेती थी। एक दिन वो अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, आप पूरे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती हैं, इसलिए बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या हुआ बहू, तू ऐसे घुमा फिरा के क्या बातें कर रही है? जो बोलना है साफ साफ बोल, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जेठानी जी की आज फिर से पेंशन आई है। उनका ना तो पति है ना कोई बच्चे, तो उन्हें इतने पैसों की जरूरत है क्या? अब उसे पैसे की जरूरत हो या ना हो, लेकिन उसके पास आ तो रहे हैं ना। उसकी पेंशन है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। माँ जी, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन पता नहीं आप राजी होंगी या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? हम क्या कर सकते हैं? माँ जी, अगर हम जेठानी जी को पटाकर उनके पेंशन के सारे पैसे ले लें तो कितना मजा आएगा। हमारे कितने रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन बड़ी बहू हमें पैसे क्यों देगी? और सास होकर मेरा उससे मांगना अच्छा भी नहीं लगता। माँ जी, मेरी जेठानी जी बहुत भोली है। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती और अपने परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ गई तू कहना क्या चाहती है। अब तू देख, मैं बड़ी बहू के सामने अपनी तकलीफों का रोना कैसे रोती हूँ, ताकि वो पिघल जाए और हर महीने की पेंशन खुद लाके मेरे हाथों में रख दे। ये हुई ना बात माँ जी, तो फिर चलिए अपना ड्रामा शुरू करते हैं। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। पायल से उसकी पेंशन लेने के लिए शुभी और अनुराधा पायल को रसोई में काम करते हुए देखकर हॉल में बैठ जाती हैं और उसे सुनाते हुए आपस में बातें करती हैं। माँ जी, मान जाइए ना मेरी बात, आप ले लीजिए मेरे से पैसे। मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ और अपने रुके हुए काम कर लीजिए। नहीं बहू, तुझे भी बहुत काम होता है, तू अपने पैसे अपने पास ही रख ले। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगी, तू परेशान मत हो। नहीं माँ जी, आप परेशान रहेंगी तो भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। आप ले लीजिए मुझसे पैसे, जब राजीव जी भेजेंगे तो मैं उसमें से ले लूंगी। नहीं बहू, एक वही तो है जो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अगर आप मुझसे पैसे नहीं लेंगी तो मैं अभी राजीव जी को फोन करके बोल दूंगी कि माँ जी को पैसे की जरूरत है, लेकिन वो ना ही आपसे बोल रही हैं और ना ही मुझसे कोई मदद ले रही हैं। नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तेरी नजरों में मेरी जरा भी इज्जत है तो तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। पायल रसोई में खड़ी अपनी सास और देवरानी की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और उनसे बोलती है। क्या बात है माँ जी, आप लोग किस बात के लिए इतना परेशान हो रही हो? अगर मेरे लायक कुछ हो तो आप मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं बहू, तू परेशान मत हो, जा जाकर अपना काम कर। अरे माँ जी बताइए ना, मैं भी तो इसी घर का हिस्सा हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं बहू, कुछ नहीं है, तू खामखा परेशान हो रही है। नहीं जेठानी जी, माँ जी झूठ बोल रही हैं। माँ जी सच में परेशान है, ये नहीं बताएंगे लेकिन मैं आपको बताऊंगी। हाँ देवरानी जी,
तुम ही बता दो कि क्या बात है। जेठानी जी, माँ जी पैसों को लेकर परेशान है। इस बार राजीव जी ने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए हैं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वही मैंने माँ जी को बोला कि मेरे पास जो बचा कुचा रखा है उससे आप ले लो, मैं बाद में फिर से जमा कर लूंगी। लेकिन ये है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। पायल शुभी की बातें सुनकर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती। तभी दोनों सास बहू आपस में बातें करती हैं। क्या हुआ? हमने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बिना बात के ही हमने इतनी मेहनत करी, बड़ी बहू अपने पैसे देना ही नहीं चाहती है। माँ जी, जितना मैं जेठानी जी को जानती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगी। छोटी बहू, पैसे का मोह माया बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही कोई अपना पैसा उठाकर किसी को दे नहीं देगा। अनुराधा और शुभी आपस में बातें करने में लगी होती हैं कि तभी पायल अपने हाथों में पैसे लेकर उनके पास आती है और अपनी सास को पैसे देते हुए बोलती है। माँ जी, ये मेरे पेंशन के पैसे हैं। जैसे आप लोग इस घर के सदस्य हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। अगर घर में कोई परेशानी हो तो उसमें मदद करना मेरा भी तो फर्ज बनता है। लेकिन बहू, तुझे भी तो जरूरत होगी ना। माँ जी, मेरे पास है ही कौन जिसके लिए मैं पैसे जमा करूँगी। इस बार आपको जरूरत है, आप ले लीजिए, मैं अपने खर्चे बाद में देख लूंगी। पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। पायल के पेंशन के पैसे पाकर दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं और एक साथ शॉपिंग पर निकल जाती हैं। दिन बीतते हैं और जैसे ही पायल के अगले महीने की पेंशन आती है, अनुराधा बीमार पड़ जाती है और अपने कमरे में लेटे हुए चिल्लाती है। अरे कोई है? पायल बहू, शुभी बहू, तुम दोनों में से कोई तो मेरी बात सुन लो। कोई है या भी नहीं? क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है? बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? अगर मैं ठीक होती तो बिस्तर पे ही पड़ी पड़ी चिल्ला रही होती क्या? माफ करिए माँ जी, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। चलिए, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ। बहू, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब होंगे तब दवा ले लूंगी। मेरे लिए बस थोड़ा सा काढ़ा बना ला, ताकि मैं इसे पी लूं और मेरा बुखार उतर जाए और मुझे आराम मिल जाए। माँ जी, इस काढ़े के चक्कर में मत पड़िए। आप मेरे साथ चलकर दवा ले लीजिए, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी। बहू, लगता है तूने सुना नहीं। मेरे पास पैसे नहीं है। राजीव कुछ महीनों से पैसे भेज ही नहीं पा रहा है। उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। माँ जी, लगता है आपने भी मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने भी आपको सिर्फ अपने साथ चलने को बोला है, ये नहीं बोला कि पैसे लेकर चलिए। मेरे पास मेरी पेंशन के पैसे आ गए, हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं बहू, मुझे बार बार तेरी पेंशन का पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तू मेरे लिए परेशान ना हो। माँ जी, आप भी मेरी माँ की ही तरह हो। अगर मैं आपकी चिंता नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आप मेरे साथ चल रही हो बस। मुझे आपको दवा दिलानी है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। पायल इतना कहकर अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है कि तभी शुभी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है। जेठानी जी, आप माँ जी को कहाँ लेकर जा रही हो? देवरानी जी, मैं माँ जी को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। कल रात से इन्हें बहुत बुखार है और ये है कि पैसे की वजह से डॉक्टर के पास जाने से मना कर रही है। ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं हूँ। जेठानी जी, एक काम करिए, आप घर के काम देख लीजिए। माँ जी को मैं दवा दिलवा लाती हूँ। आप तो जानती ही हैं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बिना बात के आपको आकर खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, ये भी ठीक है। तुम जाओ, माँ जी को दवा दिलवा लाओ। मैं तब तक माँ जी के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, ताकि ये आते ही कुछ खा ले और दवा खा ले फिर। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शुभी इतना कहकर अपनी सास को लेकर बाहर चली जाती है और पायल रसोई में खाना बनाने लगती है कि तभी उसका देवर राजीव वहाँ पर आ जाता है और बोलता है। भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से खिला भी दो, बहुत भूख भी लगी है। अरे देवर जी, आप कैसे? आप आने वाले हो, आपने बताया क्यों नहीं किसी को? भाभी, बिना बताए आना चाहिए। कभी कभी बिना बताए आओ तो घर में क्या चल रहा है सब पता चलता है। घर का माहौल तो बहुत ही खराब है। माँ जी की कल रात से तबीयत खराब है, उनके पास पैसे भी नहीं थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी पेंशन के पैसे आ गए थे, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी कल ही तो मैंने माँ को पैसे भेजे थे और हर महीने भेज रहा हूँ। इस बार तो सैलरी भी बढ़कर आई है। भाभी, मुझे क्या लगता है, ये दोनों सास बहू मिलकर आपके पेंशन के पैसे खाना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने आपसे झूठ कहा, क्योंकि सुबह माँ से बात हुई थी मेरी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो अब अचानक से कैसे कुछ हो गया? जाने दीजिए देवर जी, आप दोनों को कुछ मत बोलना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। भाभी, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए, एक विधवा औरत की पेंशन खाते हुए। राजीव और पायल बात ही कर रहे होते हैं कि तभी दोनों सास बहू वहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद राजीव उन्हें बहुत सुनाता है और अपनी विधवा भाभी के सारे पेंशन के पैसे वापस करवाता है।